प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी नई वीडियो में स्वागत है। अब जो है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर जो है तुम्हारा 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। यह एक्सरसाइज है तुम्हारी 11.2 यानी प्रश्नावली 11.2 है। इसका प्रश्न नंबर 1 है, हमें सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है कि कोई 3 रेखाएं हैं और 3 रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। ये जो है पहली रेखा का डायरेक्ट कोसाइन है, ये जो है दूसरी रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये है तुम्हारा तीसरी रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस है। ये तुम्हारा दूसरी का है और ये तुम्हारा तीसरी का डायरेक्शन कोसाइंस है। ये तीनों रेखाओं के डायरेक्ट कोसाइंस दिए हुए हैं। अब मैं मान लेता हूं, माना रेखाएं AB CD तथा EF हैं, ये मैंने मान लिया। अब AB रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस ये है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन जो है AB, यहाँ लिख देता हूं AB CD EF, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है तुम्हारी 12/13, ऋण 3/13 और ऋण 4/13। यह AB की डायरेक्शन कोसाइंस है, जिसको मैं मान लेता हूं ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अब CD का है तुम्हारा 4/12 और 4/13 12/13 और 3/13। अब इसको मान लेता हूं L1, L2, L3। अब इसको मान लेता हूं L4। नहीं, ये ऐसा करो L1 M1 N1, L1 M1 N1, L2 M2 N2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तुम्हारी L1, ये M1 और ये N1। अब ये है तुम्हारी L2 और ये है तुम्हारी M2 और ये है तुम्हारी N2। ये जो है इनके मान है, ये जो है L2 का मान 4/13, M2 का मान 12/13, N2 का मान 3/13। अब EF है, अब है तुम्हारा 3/13, ऋण 4/13 और 12/13। ये है तुम्हारी L3, M3,
n3। अब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइनों का संगत, जो डायरेक्शन कोसाइनों का के गुणनफल का योग जो होता है वो जीरो होता है, जीरो होता है। अब समझो, अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 अगर जीरो हो जाता है तो ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगी। इसी प्रकार से सी डी ई एफ पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है। तो L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस N2 इंटू N3 अगर ये जीरो हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। फिर हम लेंगे ई एफ और ए बी। ऐसे ही इसका करेंगे L1 इंटू L3 या L3 इंटू L1, एक ही बात है। L1 इंटू L3, M1 इंटू M3, N1 इंटू N3। अगर इसका हल जीरो आता है तो ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो यही हम दर्शाना है, को सिद्ध करना है। तो अब समझो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू N2। अब इसका हम हल करेंगे मान रख करके, अगर ये जीरो आ जाता है तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, या यूं बोल लो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अब देखेंगे, जांच करेंगे। तो देखो L1 कितना है, 12/13 गुणा 4/13 प्लस M1 ऋण 3/13 M2 12/13 प्लस N1 ऋण 4/13 N2 3/13। अब इसका हल जो है जीरो आना चाहिए जब एक दूसरे पर लंबवत होंगी। तो ये है तुम्हारा बराबर 12 चौक 48/13 39, 12 थी 36 माइनस के हो जाएंगे 36/169 है ये, और ये हो जाएगा 169। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 13 था। देखो L2 है, ये तुम्हारा L2 है ना, L2 ऋण 3/, अब समझो ये है तुम्हारा L2 है 4/13 और ये है तुम्हारा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 लिखा था तो L2 का मान लिखा था मैंने, L2 4/3 लिखा था, तो अब ये है 4/13, तो मैंने यहाँ सही कर दिया। अब है तुम्हारा -36/169 माइनस 12/169। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48/169। और देखो ये माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे कि 36 और 12 कितने हुए 48, तो माइनस के 48/169 हो गया। तो
48/169, ये कट जाएंगे बराबर 0। इम्प्लाइज दैट, अब इससे क्या मालूम हो रहा है, इम्प्लाइज दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इसी तरह से अब देखेंगे सी डी और ई एफ एक दूसरे पर लंबवत होनी चाहिए। तो अब लिख जाएगा तुम्हारा L2 L3 L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3। अब इनके मान रखो। L2 कितना है 4/13, 4/13 गुणा 3/13 प्लस 12/13 गुणा -4/13 प्लस 3/13 3/13 गुणा 12/13 बराबर 4×12 12/169। 12×4 = 48 माइनस के -48/169 प्लस 36/169 बराबर 48/169। क्यों देखो 12/169 और 36/169 प्लस के हैं ये, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 48/169 माइनस 48/169, ये कट जाएंगे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इम्प्लाई दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। अब ध्यान दीजिए इधर, अब ई एफ और ए बी निकालना है, तो परस्पर लंबवत है ना, परस्पर ए बी सी डी के लंबवत है, सी डी ई एफ के लंबवत है, ई एफ ए बी के लंबवत है, तभी ये परस्पर लंबवत सिद्ध होंगे। अब ये हो जाएगा तुम्हारा L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 इक्वल टू 3/13। अब मान रख जाएंगे इसमें 3/13 गुणा 12/13 प्लस -4/13 -3/13 प्लस 12/13 माइनस के 4/13 बराबर 12×36 36/169 प्लस के 12/169 और माइनस के 48/169 बराबर 36 और 12 कितने हुए 48, 48/169 माइनस 48/169
ये कैंसिल हो गया, बराबर 0, implies that EF is perpendicular to AB। अतः तीनों रेखाएं AB, CD तथा EF परस्पर लंबवत हैं। Hence proved। ये इस तरह से तुम्हारा प्रश्न हल हो गया। अगर ये 0 के बराबर नहीं आते तो ये एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते। लंबवत होने की कंडीशन आपको मैं पहले ही लिखा चुका हूं, उसमें देख लेना। अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 है। हमें दर्शाना है, दिखाना है कि ये दो बिंदुओं से होकर दिए हुए जो दो बिंदु हैं, ये इनसे जाने वाली रेखा जो है वो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये हमको दर्शाना है, यानी एक प्रकार से सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो क्या है, हम जानते हैं कि कोई रेखा है, ए है और ये बी है। अब देखो ये रेखा जो है इसके निर्देशांक हैं, मान लीजिए पहले मैं समझाता हूं, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। ये दो बिंदुओं से होकर के कोई रेखा जा रही है। अब इसका जो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये जो है डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए, ए बी रेखा के हो गए। इसको जो है हम ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से करते हैं और इसको सी से करते हैं। अब एक से अधिक रेखा होती हैं तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड सो ऑन, इससे हम निरूपित करते हैं। अब समझो यहां पर सॉल्यूशन। अब मैं इसको जो है माना दो बिंदु एक माइनस 1 2 तथा 3 यानी बी मान लो इसको 3,4 माइनस 2 दिए हुए हैं। ये दोनों बिंदुओं के मैंने नाम रख दिए। इसका रखा मैंने नाम रखा ए और इसका रखा बी।
अब ए बी की डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी यानी इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, इस सूत्र से घटाओ, 3 ऋण 1 3 ऋण 1 4 धन 1, क्योंकि 4 में से ऋण 1 को घटाएंगे तो 4 धन 1 हो जाएगा। अब ये है तुम्हारा ऋण 2, ऋण 2 को 2 में से घटाएंगे तो ऋण 2। अब ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 5 और ये हो गया तुम्हारा ऋण 4। अब इसको मैं मान लेता हूं A1 B1 और C1। A1 बराबर 2, B1 बराबर 5, C1 बराबर ऋण 4। अब क्या करेंगे, पुनः माना सी बिंदु C 0,3, 2 और D 3,5, 6 दिए हुए हैं। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD यानी बिंदु C और D को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो बराबर, देखो 3 ऋण 0, 5 ऋण 3, 6 ऋण 2 बराबर 3, 2 और ये 4। ये तुम्हारा बिंदु C और D को मिलाने वाली रेखा क्या जो है दिक् अनुपात हो गया। रेशियोज का मतलब होता है अनुपात और D का मतलब होता है डायरेक्शन का मतलब होता है दिक् अनुपात बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। तो ये प्राप्त हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम A2 B2 C2। A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर 4। अगर इनके संगत डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योग, यानी कहने का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है संगत डायरेक्शन रेशियो के गुणनफलों का योग अगर 0 आता है तो वे दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी। ये तुम्हारा प्रतिबंध है, कंडीशन है। तो हाँ, अब देखेंगे कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो यानी 0 तो अवश्य होगा क्योंकि दर्शाना है हमको, पर लेकिन हमको दिखाना है। अब समझो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू, अब गुणा कर दो, देखो 3 दूनी 6, 2 5 10, 4 गुणा ऋण 4 करेंगे तो माइनस के 16।
तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। 16 माइनस 16 बराबर 0। अब यहां पर समझो, अगर जो है दो रेखाएं हैं और एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो समझो एक रेखा के वो है डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरी रेखा का है डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। तो लंबवत होने की प्रतिबंध यह है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 होता है, लंब होने का प्रतिबंध, परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। ये परस्पर लंब होने का प्रतिबंध है। तो ये तो मैंने समझा दिया तुम्हारे लिए। सवाल ये है तुम्हारा, अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी आपको कराऊंगा। अब देखो बेटा, समानांतर होने का प्रतिबंध क्या है, पहले ये समझो समानांतर होने का प्रतिबंध क्या है। अब देखो ये कोई रेखा है, ये तुम्हारी A है और ये तुम्हारी, यानी दो बिंदुओं से होकर के जा रही है रेखा। अब इसके जो है X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2। अब इसका हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो। तो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा और ये तुम्हारा C1 हो जाएगा। अब दूसरी रेखा है, बिंदु C और D से होकर के जा रही है। C के निर्देशांक मान लो X3 Y3 Z3 और ये है तुम्हारा X4 Y4 Z4। अब इसका जो दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा X4 माइनस X3 कॉमा Y4 माइनस Y3 कॉमा Z4 माइनस Z3। ये हो जाएगा तुम्हारा A2, ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है B2 और ये तुम्हारा हो जाएगा C2। ये तुम्हारा DR, ये तुम्हारा DR। तो AB से होकर जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो ये है, इस तरह इस फॉर्मूला से निकाले हमने। और जो है C और D से होकर जाने वाली रेखा के जो निर्देशांक हैं, इनसे हमने A2 B2 C2 निकाला इनका डायरेक्शन रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अगर ये समानांतर होंगी रेखाएं, दोनों समानांतर होंगी, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो है, तो AB इज पैरेलल टू CD। ये कंडीशन है समानांतर नहीं होने की। अब इसी प्रकार से हम
इसको हल करेंगे तो क्या है सॉल्यूशन। माना दो बिंदु ए 4, 7, 8 तथा बी 2, 3, 4 दिए हुए हैं। दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का हमें दिक् अनुपात ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 ऋण 4, 3 ऋण 7, 4 ऋण 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण 2, ऋण 4 और ऋण 4। ये हो जाएगा तुम्हारा A1, ये हो जाएगा तुम्हारा B1 और ये हो जाएगा तुम्हारा C1। अब पुनः माना दो बिंदु C के निर्देशांक के -1, -2, 1 तथा D 1, 2, 5 दिए हुए बिंदु हैं। अब बिंदु C और D से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज प्राप्त करना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD अब देखो एक में से क्या घटा देंगे। अब एक में से ऋण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 धन 1 यानी 2 ही तो हो जाएगा, 2 धन 2 5 ऋण 1 यानी 1 में से ऋण 1 घटाया तो 1 घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1 धन 1 हो जाएगा, 2 धन 2 हो जाएगा, 5 ऋण 1 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 4 और ये 4। तो ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया तुम्हारा B2 और ये हो गया तुम्हारा C2। ये हो गया। अब ये कंडीशन देखनी है कि ये कंडीशन जो है तुम्हारी संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो A1 अपॉन A2 का मान निकालो, A1 अपॉन A2 का मान निकालो, B1 अपॉन B2 का मान निकालो, C1 अपॉन C2 का मान निकालो। तीनों बराबर आ जाएं तो ये रेखाएं परस्पर क्या हैं, समानांतर हैं, अन्यथा की स्थिति में समानांतर नहीं है। अब देखो ऋण 2/2 बराबर ऋण 1, B1 अपॉन B2
B1/B2 ऋण 4/4 बराबर ऋण 1 ऋण 4/4 यानी C1/C2 बराबर ऋण 4/4 बराबर ऋण 1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनके मान इक्वल हैं, तो क्या होगा, इंप्लाई दैट A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन किस में बनती है, समानांतर में। तो इंप्लाई दैट AB is parallel to CD, hence proved। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा सत्यापित हो गया, यानी हमने ये दिखा दिया कि ये समानांतर है। अब बेटा इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी आपको। अब देखो बच्चों, ये जो है तुम्हारा बिंदु दिया हुआ है, इसको I पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस 3K पे कैप हम लिख सकते हैं। से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब ये नहीं दिया है कि सदिश समीकरण ज्ञात करना है या कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात करना है, तो मैं आपको को सदिश रेखा का सदिश समीकरण बता रहा हूं, जो सदिश इसके समानांतर है। हम जानते हैं कि बिंदु ए वेक्टर से होकर जाने वाली सदिश बी वेक्टर के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण R वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू, देखो I पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस 3K पे कैप, और यहाँ पर दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर 3I पे कैप प्लस 2J पे कैप और माइनस 2K पे कैप। अब इस सूत्र में हम जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान रख देंगे। तो अब लिख देंगे रेखा का वांछित सदिश समीकरण देखो R वेक्टर बराबर I पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस 3K पे कैप प्लस लैम्डा 3I पे कैप प्लस 2J पे कैप माइनस
टू कीप ए कैप, जहां, यहां लिख देता हूं, जहां लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा एक स्केलर है यानी अदिश है, स्केलर मतलब अदिश है। ये तुम्हारा रेखा का वांछित समीकरण प्राप्त हो गया। अब बेटा और समझो, अब मैं जो है नेक्स्ट सवाल आपको, जो आगे जो रह गए हैं, जो आगे हैं, नेक्स्ट का मतलब ये है उनको मैं कल कराऊंगा। अब मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 तक इस एक्सरसाइज 11.2 के करा दिए हैं। नेक्स्ट सवाल मैं आपको कल समझाऊंगा।